हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो सत्य का प्रयोग अथवा आत्मकथा है उसके पहले भाग का 11वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि 11वां चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां चैप्टर, विलायत की तैयारी। सन 1887 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। देश की और गांधी कुटुंब की गरीबी ऐसी थी कि अहमदाबाद और बम्बई जैसे परीक्षा के दो केंद्र हों तो वैसी स्थिति वाले काठियावाड़ निवासी नज़दीक के और सस्ते अहमदाबाद को पसंद करते थे। वही मैंने किया। मैंने पहले पहल राजकोट से अहमदाबाद की यात्रा अकेले की। बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बम्बई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे कुछ आता न था, सब कुछ मुश्किल मालूम होता था। अध्यापकों के व्याख्यानों में न रस आता और न मैं उन्हें समझ पाता। उसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय के श्यामल दास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति के माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण माओजी देव थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा था। वे छुट्टी के इन दिनों में घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं श्यामल दास कॉलेज में हूँ तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई कबा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ उससे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए में होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 रुपये की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर उसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाएं तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत से तैयार हो चुके होंगे। आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवल राम मावजी देव के लड़के का नाम था। कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है, 3 साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हज़ार से अधिक नहीं होगा। नए नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ बाट से रहते हैं। वे चाहें तो उन्हें दीवानगिरी आज भी मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवल राम के कई दोस्त हैं। वह उनके नाम सिफारिशी पत्र दे देगा तो उसे वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने मावजी देव को हम इसी नाम से पुकारते थे। फिर मेरी तरफ देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उसकी सलाह के स्वीकृति होने में उन्हें कोई शंका ही न हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या नहीं, या यहीं पढ़ते रहना? मुझे जो भाता था वही वैद्य ने बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेजे तो बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज में जल्दी जल्दी पास हो सकूंगा, पर क्या मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए नहीं भेजा जा सकता? मेरे भाई बीच में बोले, पिताजी को यह पसंद न था। तेरी चर्चा निकलने पर ही यही कहते थे कि हम वैष्णव होकर हाड़ मांस की चीर फाड़ का काम न करें। पिताजी तुझे वकील ही बनाना चाहते थे। जोशी जी ने समर्थन किया। मुझे गांधी जी की तरह डॉक्टरी के पेशे से अरुचि नहीं है। हमारे शास्त्र इस धंधे की निंदा नहीं करते, पर डॉक्टर बनकर तू दीवान नहीं बन सकेगा। मैं तो तेरे लिए दीवान पद अथवा उससे भी अधिक चाहता हूँ, तभी तुम्हारे बड़े परिवार का निर्वाह हो सकेगा। ज़माना दिन पर दिन बदलता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए बैरिस्टर बनने में ही बुद्धिमानी है।
माताजी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूँ, मेरी बात पर विचार करके देखिए। जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूंगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। जोशी जी गए और मैं हवाई किले बनाने लगा। बड़े भाई सोच में पड़ गए, पैसे कहाँ से आएगा और मेरे जैसे नौजवान को इतनी दूर कैसे भेजा जाए। माताजी को कुछ सूझ न पड़ा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं, पर पहले तो उन्होंने यही कहा, हमारे परिवार में अब बुजुर्ग तो चाचा जी ही रहे हैं, इसलिए पहले उनकी सलाह लेनी चाहिए। वे आज्ञा दें तो फिर हमें सोचना होगा। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वे राज्य की तरफ से तुझे थोड़ी बहुत मदद करते। मुझे यह सब अच्छा लगेगा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। उन दिनों रेल नहीं थी, बैलगाड़ी का रास्ता था। 5 दिन में पहुंचा जाता था। मैं कह चुका हूँ कि मैं खुद डरपोक था, पर इस बार मेरा डर भाग गया। विलायत जाने की इच्छा ने मुझे प्रभावित किया। मैंने धोरा जी तक की बैलगाड़ी की। धोरा जी से आगे 1 दिन पहले पहुँचने के विचार से ऊँट किराए पर लिया। ऊँट की सवारी का भी मेरा यह पहला अनुभव था। मैं पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, सारी बात सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनता हूँ उनसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनकी रहन सहन और साहबों की रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता ही नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं। पोशाक तो देखो तो वह भी नंगी। यह सब हमारे कुटुंब का शोभा न देगा। पर मैं तेरे साहस में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो कुछ दिनों बाद यात्रा पर जाने वाला हूँ। अब मुझे कुछ ही साल जीना है। मृत्यु के किनारे बैठा हुआ मैं तुझे विलायत जाने की, समुद्र पार जाने की इजाज़त कैसे दे दूँ? लेकिन मैं बाधक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाज़त तो तेरी माँ की है। अगर वह तुझे इजाज़त दे दे तो तू खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे हैं ही। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राज़ी करना होगा। पर लिली साहब के नाम पर मुझे सिफारिशी पत्र तो देंगे सिफारिशी पत्र तो देंगे ना? चाचा जी ने कहा, सो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन हैं, तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना। वे जरूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे। मैं नहीं जानता कि चाचा जी ने साहब के नाम सिफारिश का पत्र क्यों नहीं दिया। मुझे धुंधली सी याद है कि विलायत जाने के धर्म विरुद्ध कार्य में इस तरह सीधी मदद करने में उन्हें संकोच हुआ। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वे मुझसे मिले और मुझे यह कहकर ऊपर चले गए, तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना। अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी। मैं बहुत तैयारी करके कई वाक्य रट कर गया था। नीचे झुककर दोनों हाथों से मैंने सलाम किया था, पर मेरी सारी मेहनत बेकार हुई। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज करके भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उनसे 2-3 हज़ार रुपये से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया। माताजी कैसे समझती? उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई कहता नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं, कोई कहता वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माताजी ने मुझे वे सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी?
मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते? माताजी बोली, मुझे तेरा विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा? मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचर जी स्वामी से पूछूंगी। बेचर जी स्वामी मूढ़ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीज़ों के व्रत लिवाऊंगा, फिर इसे जाने देने की कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा लिवाई और मैंने मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दी। हाई स्कूल में सभा हुई। राजकोट का एक युवक विलायत जा रहा है, यह आश्चर्य का विषय बना। मैं जवाब के लिए कुछ लिख कर ले गया था। जवाब देते समय उसे मुश्किल से पढ़ पाया। मुझे इतना याद है कि मेरा सिर घूम रहा था और शरीर कांप रहा था। बड़ों के आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। बम्बई यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए, पर अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं। बम्बई का बंदरगाह जल्दी छूट न सका। अध्याय 12, जाति से बाहर। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुंचा। पहुंच तो गया, पर वहां मित्रों ने भाई को बताया कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और मेरी यह पहली ही समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यानी नवंबर में रवाना करना चाहिए। और किसी ने तूफान में किसी अगन बोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई घबराए। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरंत रवाना करने से इनकार किया और मुझको बम्बई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद वापस नौकरी पर हाजिर होने के लिए राजकोट चले गए। वे एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गए और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गए। बम्बई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इसी बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मूढ़ बनिया विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे जवाब तलब किया जाना चाहिए। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गई। हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ न डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। तिस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेश मात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्याध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है, उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपने माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूँगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूँ। आप पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है। पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा? मैं लाचार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा गए। मुझे 2-4 बातें सुनाई। मैं स्वस्थ बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे 125 रुपया दंड लिया जाएगा। मुझे पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ।
मैंने सरपंच से विदा ली। अब सोचना यह था कि इस निश्चय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वे डर गए तो। सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के निश्चय के बावजूद वे मुझे विलायत जाने से नहीं रोकेंगे। इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। भाई पर दबाव पड़ा तो क्या होगा, दूसरा कोई विघ्न आ गया तो। इस चिंता में मैं अपने दिन बिता रहा था। कितने में खबर मिली कि 7 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज़ में जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टर के लिए विलायत जाने वाले हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों में से मेरे बारे में कह रखा था उनसे मैं मिला। उन्होंने भी यह साथ न छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार किया और जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के हुक्म की चर्चा की। जातिच्युत होना उन्हें पुसाता न था। मैं अपने कुटुंब के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि वे मुझे किराए वगैरह के लिए आवश्यक रकम दे दें और बाद में भाई से ले लें। उन मित्र ने ऐसा करना कबूल किया। इतना ही नहीं बल्कि मुझे हिम्मत भी बंधाई। मैंने उनका आभार माना, पैसे लिए और टिकट खरीदा। विलायत की यात्रा का सारा सामान तैयार करना था। दूसरे एक अनुभवी मित्र ने सामान तैयार करा दिया। मुझे सब अजीब सा लगा। कुछ रुचा, कुछ बिल्कुल नहीं रुचा। जिस नेकटाई को मैं बाद में शौक से लगाने लगा था वह तो बिल्कुल नहीं रुची। वास्कॉट नंगी पोशाक मालूम हुई, पर विलायत जाने के शौक की तुलना में यह अरुचि कोई चीज़ न थी। रास्ते में खाने का सामान भी पर्याप्त ले लिया था। मित्रों ने मेरे लिए जगह भी त्र्यंबकराय मजूमदार जूनागढ़ के वकील के नाम की कोठरी में ही रखी थी। उनसे मेरे विषय में कह भी दिया था। वे तो प्रौढ़ उम्र के अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनिया के अनुभव से शून्य 18 साल का नौजवान था। मजूमदार ने मित्रों से कहा, आप इसकी फिक्र न करें। इस तरह 1888 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बम्बई का बंदरगाह छोड़ा। अध्याय 13 आखिर विलायत पहुंचा। जहाज़ में मुझे समुद्र का तो जरा भी कष्ट नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता था। स्टुअर्ड के साथ बातचीत करने में भी शर्माता था। अंग्रेज़ी में बात करने की मुझे आदत ही न थी। मजूमदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज़ थे। मैं उनके साथ बोल न पाता था। वे मुझसे बोलने का प्रयत्न करते तो मैं समझ न पाता, और समझ लेता तो जवाब क्या देना सो सूझता न था। बोलने से पहले हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था। कांटे चम्मच से खाना आता न था और किस पदार्थ में मांस नहीं है यह पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं खाने की मेज़ पर तो कभी गया ही नहीं, अपनी कोठरी में ही खाता था। अपने साथ खास करके जो मिठाई वगैरह लाया था उन्हीं से मैंने काम चलाया। मजूमदार को तो कोई संकोच न था। वे सबके साथ घुल मिल गए थे। डेक पर भी आज़ादी से जाते थे। मैं सारे दिन कोठरी में बैठा रहता था। कभी कदाच जब डेक पर थोड़े लोग होते तो कुछ देर वहां जाकर बैठ लेता था। मजूमदार मुझे समझाते कि सबके साथ घुलो मिलो, आज़ादी से बातचीत करो। वे मुझसे यह भी कहते कि वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए। वकील के नाते वे अपने अनुभव सुनाते और कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, उसमें गलतियां तो होंगी ही, फिर भी खुलकर बोलते रहना चाहिए। पर मैं अपनी भीरुता छोड़ न पाता था। मुझ पर दया करके एक भले अंग्रेज ने मुझसे बातचीत शुरू की। वे उम्र में बड़े थे। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसी से बातचीत क्यों नहीं करता आदि प्रश्न वे पूछते रहते। उन्होंने मुझे खाने की मेज़ पर जाने की सलाह दी। मांस न खाने के मेरे आग्रह
की बात सुनकर वे हंसे और मुझ पर तरस खाकर बोले, यहाँ तो पोर्ट सईद पहुँचने से पहले तक ठीक है, पर बिस्के की खाड़ी में पहुँचने पर तुम अपने विचार बदल लोगे। इंग्लैंड में तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांस खाए बिना चलता ही नहीं। मैंने कहा, मैंने सुना है कि वहाँ लोग मांसाहार के बिना रह सकते हैं। वे बोले, इसे गलत समझो। अपने परिचितों में मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो मांस न खाता हो। सुनो, मैं शराब पीता हूँ, पर तुम्हें पीने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें मांस तो खाना ही चाहिए। मैंने कहा, इस सलाह के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, पर मांस न खाने के लिए मैं अपनी माताजी से वचनबद्ध हूँ। इस कारण मैं मांस नहीं खा सकता। अगर उसके बिना काम नहीं चला तो मैं वापस हिंदुस्तान चला जाऊँगा, पर मांस तो कभी न खाऊँगा। बिस्के की खाड़ी आई। वहाँ भी मुझे न तो मांस की ज़रूरत पड़ी मालूम हुई और न मदिरा की। मुझसे कहा गया कि मैं मांस न खाने के प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लूं, लेकिन इन अंग्रेज मित्र से मैंने प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने खुशी खुशी दिया। कुछ समय तक मैं उसे धन की तरह संभाले रहा। बाद में मुझे पता चला कि प्रमाण पत्र तो मांस खाते हुए भी प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए उनके बारे में मेरा मुंह नष्ट हो गया। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ऐसे मामले में प्रमाण पत्र दिखाकर मुझे क्या लाभ हो सकता है। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउदेम्पटन बंदरगाह पर पहुँचे। मुझे याद है कि उस दिन शनिवार था। जहाज़ पर मैं काली पोशाक पहना था। मित्रों ने मेरे लिए सफ़ेद फ़लालैन के कोट पतलून भी बनवा दिए थे। उन्हें मैंने विलायत में उतरते समय पहनने का विचार कर रखा था, यह समझकर कि सफ़ेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे। मैं फ़लालैन का सूट पहनकर उतरा। सितंबर के आखिरी दिन थे। मैंने वहाँ इस पोशाक में एक अपने को नहीं देखा। मेरी पेटियाँ और उनकी चाबियाँ तो ग्रिंडले कंपनी के एजेंट ले गए थे। सबकी तरह मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने तो अपनी चाबियाँ भी दे दी थीं। मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नरोजी के नाम। मैंने साउदेम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेजा। जहाज़ में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजमूदार और मैं उस होटल में पहुँचे। मैं तो अपनी सफ़ेद पोशाक की शर्म से ही गड़ा जा रहा था। तिस पर होटल में पहुँचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रिंडले के यहाँ से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद किया। मैंने अनजाने रेशमी रोआं वाली अपनी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोए खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा, मुझे तुरंत ही रोका। यह अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का नतीजा तो यही निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध न हो। समझिए कि यहीं से यूरोप के रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज़ छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूं ही पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है, वह यहाँ अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी निजी कुटुंब में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए।
होटल में तो हम दोनों को यही लगा कि यहाँ कहाँ आ फंसे। होटल महंगा भी था। माल्टा से एक सिंधी यात्री जहाज़ पर सवार हुए थे। मजमूदार उनसे अच्छे घुल मिल गए थे। वे ये सिंधी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे किराए पर लेने की जिम्मेदारी उठाई। हम सहमत हुए और सोमवार को जैसे ही सामान मिला, बिल चुकाकर उक्त सिंधी सज्जन द्वारा ठीक किए कमरों में हमने प्रवेश किया। मुझे याद है कि मेरे हिस्से का होटल का बिल लगभग 3 पाउंड का हुआ था। मैं तो उसे देखकर चकित ही रह गया। 3 पाउंड देने पर भी भूखा रहा। होटल की कोई चीज़ मुझे रुचती नहीं थी। एक चीज़ ली और वह रुचि नहीं, दूसरी ली पर दाम तो दोनों के ही चुकाने चाहिए। यह कहना ठीक होगा कि अभी तो मेरा काम बम्बई से लाए हुए पाथेय से ही चल रहा था। इस कमरे में मैं इस कमरे में भी मैं बहुत परेशान रहा। देश की याद खूब आती थी। माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। रात पड़ती और मैं रोना शुरू करता। घर की अनेक स्मृतियों की चढ़ाई के कारण नींद तो आ ही कैसे सकती थी। इस दुख की चर्चा किसी से की भी नहीं जा सकती थी। करने से लाभ भी क्या होता। मैं स्वयं नहीं जानता था कि किस उपाय से मुझे आश्वासन मिलेगा। यहाँ के लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, यहाँ के लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घरों में रहने का ढंग भी विचित्र। क्या कहने और क्या करने से यहाँ शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन होगा, इसकी जानकारी भी मुझे बहुत कम थी। जिस पर खाने पीने का परहेज और खाने योग्य आहार सूखा तथा नीरस लगता था। इस कारण मेरी दशा सरौते के बीच सुपारी जैसी हो गई। विलायत में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था और देश को लौटा भी नहीं जा सकता था। विलायत पहुँचे जाने पर तो 3 साल वहाँ पूरे करने का ही मेरा आग्रह था। अध्याय 14 मेरी पसंद। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुँचे। वहाँ उन्हें हमारा नया पता मिला। इससे वे नई जगह आकर मिले। मेरी मूर्खता के कारण जहाज़ में मुझे दाद हो गई थी। जहाज़ में खारे पानी से नहाना होता था। उसमें साबुन घुलता न था, लेकिन मैंने तो साबुन का उपयोग करने में सभ्यता समझी। इससे शरीर साफ होने के बदले चिकट हो गया। इससे दाद हो गई। डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने मुझे जलाने वाली दवा एसिटिक एसिड दी। इस दवा ने मुझे रुलाया था। डॉक्टर मेहता ने हमारे कमरे वगैरह देखे और सिर हिलाया। यह जगह काम की नहीं। इस देश में आकर पढ़ने की अपेक्षा यहाँ के जीवन और रीति रिवाज का अनुभव प्राप्त करना ही अधिक महत्व का है। इसके लिए किसी परिवार में रहना जरूरी है, पर अभी तो मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ तालीम मिल सके। इसके लिए डैश के घर रहो। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। मैंने आभारपूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुंचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा। अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्हीं ने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मांसों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनावे तो क्या बनावे। सवेरे तो ओटमील की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता, पर दोपहर और शाम को मैं हमेशा भूखा ही रहता। मित्र मुझे रोज़ मांस खाने के लिए समझाते। मैं प्रतिज्ञा की आड़ लेकर चुप हो जाता। उनकी दलीलों का जवाब देना मेरे बस का न था। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करता था। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के 2-3 टुकड़े ही लेने की रीति है। इससे अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था।
यह हालत देखकर एक दिन मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें निश्चय ही वापस भेज देता। यहाँ की हालत जाने बिना निरक्षर माता के सामने कोई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या। यह तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूँ कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास कहा जाएगा, और ऐसे अंधविश्वास में फंसे रहकर तुम इस देश से अपने देश में कुछ भी न ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुम्हें मांस खाया है, तुम्हें वह अच्छा भी लगा है। जहाँ खाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ खाया, और जहाँ खाने की खास ज़रूरत है वहाँ छोड़ा। यह कैसा आश्चर्य है। मैं टस से मस नहीं हुआ। ऐसी बहस रोज़ हुआ करती। मेरे पास 36 रोगों को मिटाने वाला एक नन्हा ही था। मित्र मुझे जितना समझाते मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती। मैं रोज़ भगवान से रक्षा की याचना करता और मुझे रक्षा मिलती। मैं नहीं जानता था कि ईश्वर कौन है, पर रामभा की दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेंथम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उपयोगितावाद वाला अध्याय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं मुश्किल से समझ पाता। उन्होंने इसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसी सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मांस खाना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का वचन तोड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको कभी जीत नहीं सकता, पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूँ, आपका आशय समझता हूँ, आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ। मैं यह भी देख रहा हूँ कि आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूँ, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रहे। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। बस अब मैं बहस नहीं करूँगा कहकर वे चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया, पर मेरे बारे में उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा कि इनमें से एक का भी मैं सेवन करूं। उल्टे वे मनाही करते रहे। उन्हें चिंता यह थी कि मांसाहार के अभाव में मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और इंग्लैंड में निश्चिंततापूर्वक रह न सकूंगा। इस तरह 1 महीने तक मैंने नौसिखुए के रूप में उम्मीदवारी की। मित्र का घर रिचमंड में था, इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही लंदन जा पाता था। डॉक्टर मेहता और भाई दलपत राम शुक्ल ने सोचा कि अब मुझे किसी कुटुंब में रहना चाहिए। भाई शुक्ल ने वेस्ट कैंसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर खोज निकाला और मुझे वहाँ रखा। घर की मालकिन एक विधवा थी। उससे मैंने मांस त्याग की बात कही। बुढ़िया ने मेरी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। मैं वहाँ रहने लगा। वहाँ मुझे रोज़ भूखा रहना पड़ता। मैंने घर की मिठाई वगैरह खाने की चीज़ें मंगाई थी, पर वे अभी आई नहीं थी। सब कुछ फीका लगता। बुढ़िया हमेशा पूछती, पर वह करे क्या। तिस पर मैं अभी तक शर्माता था। बुढ़िया के 2 लड़कियां थीं। वे आग्रह करके थोड़ी अधिक रोटी देती, पर वे बेचारी क्या जाने कि उनकी समूची रोटी खाने पर ही मेरा पेट भर सकता था। लेकिन अब मैं होशियारी पकड़ने लगा था। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। यह भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान से मैंने समाचार पत्र कभी पढ़े नहीं थे, पर बराबर पढ़ते रहने के अभ्यास से उन्हें पढ़ने का शौक़ मैं पैदा कर सका था। डेली न्यूज़, डेली टेलीग्राफ और पेलमिल गज़ेट, इन पत्रों को सरसरी निगाह से देख जाता था।
पर शुरू शुरू में तो इनसे मुश्किल से 1 घंटा खर्च होता होगा। मैंने घूमना शुरू किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहार देने वाले भोजन गृह की खोज करनी थी। घर की मालकिन ने कहा था कि खास लंदन में ऐसे गृह मौजूद हैं। मैं रोज़ 10-12 मील चलता था। किसी मामूली से भोजन गृह में जाकर पेट भर रोटी खा लेता था, पर उससे संतोष न होता था। इस तरह भटकता हुआ एक दिन फेरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा और वहां वेजिटेरियन रेस्तरां अन्नाहारी भोजनालय का नाम पढ़ा। मुझे वह आनंद हुआ जो बालक को मनचाही चीज़ मिलने से होता है। हर्ष विभोर होकर अंदर घुसने से पहले मैंने दरवाजे के पास की शीशे वाली खिड़की में बिक्री की पुस्तकें पढ़ी। उनमें मुझे सॉल्ट की अन्नाहार की हिमायत नामक पुस्तक दिखी। 1 शिलिंग में मैंने वह खरीद ली और फिर भोजन करने बैठा। विलायत आने के बाद यहाँ पहली बार भरपेट भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी, मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात विचारपूर्वक अन्नाहार में विश्वास करने लगा। माता के निकट की गई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंद देने लगी, और जिस तरह अब तक मैं यह मानता था कि सब मांसाहारी बने तो अच्छा हो और पहले केवल सत्य की रक्षा के लिए तथा बाद में प्रतिज्ञा पालन के लिए ही मैं मांस त्याग करता था, और भविष्य में किसी दिन स्वयं आज़ादी से प्रकट रूप में मांसाहार खाकर दूसरों को खाने वालों के दल में सम्मिलित करने की उमंग रखता था। इसी तरह अब स्वयं अन्नाहारी रहकर दूसरों को वैसा बनने का लोभ मुझ में जागा। अध्याय 15 सभ्य पोशाक में। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हवाई विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों, पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिंसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों के आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूँगा। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा। प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊँगा और पोथी पंडित बन बैठूँगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। वे वहां पहुंचने से पहले मुझे उनके साथ हॉवर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि ऐसा मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों
के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानता हूँ कि इसमें मांस है या मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उनसे कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैं निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर आहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग की। उस जमाने के लिहाज से यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाई से मैंने जेबों में लटकाने लायक सोने का एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमारना था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज़ लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, झाड़ू ही समझिए, के साथ रोज़ लड़ाई चलती थी और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक के सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे, पर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, पर जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को
को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी यानी बेल बजाई। मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लक्ष्यधार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा। नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा। वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याध्ययन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसे ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके पास कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मुँह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने तक चली होगी। पोशाक टिमटाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।